हेडिंग लिखेंगे वाटर टैंक। चूंकि आप सभी को पता है कि आरसीसी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्शन है वाटर टैंक। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वाटर टैंक से। तो हेडिंग लिखेंगे वाटर टैंक और यहाँ पे हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन की नीड है उसके हिसाब से। वाटर टैंक। अब सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार के होते हैं वाटर टैंक, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन। सबसे पहले एलिवेशन के आधार पर यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन के आधार पर वाटर टैंक का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन। अब इसके बेसिस पे कौन कौन से वाटर टैंक होते हैं, तो तीन टाइप से बांटा गया वाटर टैंक को। अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ठीक ठीक, एक होता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक, एक होता है जो ग्राउंड के ऊपर रखा रहता है, और एक होता है एलिवेटेड, ऊपर आपने देखा होगा पानी की टंकी बनी रहती है ना, टॉप पे ऊपर रहती है। तो तीन टाइप्स है। फर्स्ट अंडरग्राउंड वाटर टैंक। दूसरा जो होगा वो जमीन पे रखा हुआ जो होगा, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड। ठीक, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड। ठीक, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड। और तीसरा जो है एलिवेटेड। तो दीज आर दी थ्री टाइप्स जिसके बारे में हमें पढ़ना है इन इन वाटर टैंक के बारे में। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तीनों लिख लीजिए फटाफट। कोडल प्रोविजन ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं यहाँ पे। ये एलिवेशन के आधार पर था। इसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन शेप, शेप के आधार पर। ठीक, सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, शेप के आधार पर। वाटर टैंक को शेप के आधार पर कैसे बनाया जाता है, क्या क्या शेप होते हैं उसको समझेंगे। पहला सर्कुलर और सिलेंड्रिकल बेस्ड ऑन शेप। दूसरे नंबर पे लिखिए बेस्ड ऑन शेप, शेप के आधार पर। ठीक, बेस्ड ऑन शेप। इसमें पहला फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे लिखिए सर्कुलर या सिलेंड्रिकल। सर्कुलर और सिलेंड्रिकल, पहले नंबर पे सर्कुलर या सिलेंड्रिकल। सर्कुलर और सिलेंड्रिकल फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक भी देखा होगा आप लोगों ने। लिख लो फटाफट, फास्ट, जल्दी जल्दी लिखना है। नोट नोट डाउन सभी लोग करते जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, रेक्टेंगुलर। तीसरे नंबर पे जो है इंड टैंक, इंड टैंक बोलते हैं, INTZ इस तरीके से लिखा जाता है, इंड टैंक। ठीक,
अब ये इंच टैंक जनरली आपने देखा भी होगा, इसका शेप जो होगा वो आपको यहाँ पे एक साइड में रफ डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से आपने देखा होगा। ऐसा शेप देखा है कि नहीं आप लोगों ने वाटर टैंक का, जो जो बड़ी बड़ी पानी की टंकियां बनी होती हैं इस तरीके से नीचे उसमें, और सीढ़ियाँ होती हैं जिसके थ्रू हम ऊपर जाते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक पूरा सर्कुलर रिंग होती है, और ये नीचे वाला शेप ऐसा होता है, तो इंच टैंक बोलते हैं इसको, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? इंच टैंक। दिस इज नोन एज व्हाट? इंच टैंक, ठीक है ना। तो ये तीन क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हैं? हाँ बिल्कुल, ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हैं? ये बेस्ड ऑन शेप है। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन देखो, वाटर टैंक से अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कुछ आएगा तो केवल और केवल, हाँ बिल्कुल वही पंचायत वाला, यहाँ पे ना क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा तो केवल और केवल कोडल प्रोविजन ही पूछा जाएगा। यहाँ से आईएएस कोड से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। यहाँ से आपके कोडल प्रोविजन से ही सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और जितने भी लोग लाइव क्लासेस देखते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं, उन सबको बोलूंगा कि आपके पास जितना समय है उतने समय में आप देख के जल्दी जल्दी वीडियो आपको खत्म करना है, जल्दी खत्म कर लो। किसी को लगता है कि एक ही महीने में मुझे सिलेबस खत्म करना है तो एक ही महीने में देख लो, रिकॉर्डिंग्स देख लो। बहुत सारे पैकेजेस होते हैं अंडर 24/7 के पास, महापैक होता है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो उस तरीके से ख़त्म कर लो। जिसको लगता है आराम आराम से समझते हुए पढ़ना है तो लाइव क्लासेस जैसे जैसे चल रही हैं उस तरीके से करिए, ठीक। बाकी कोशिश यही रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस टाइमली आपको डिलीवर की जाए। अब लिखिए कोडल प्रोविज़न। अब आईएस कोड कौन सा यूज़ होता है? तो आईएस कोड अगर आपसे पूछा जाता है कि वाटर टैंक डिजाइनिंग में हम लोग कौन सा कोड यूज़ करते हैं, तो आपको जवाब देना है 3370। कौन सा? आईएस 3370। इस कोड के प्रोविजंस जो जो है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे, ठीक। पहला, फर्स्ट, तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं उसको हम लोग एक एक करके लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो कंक्रीट हम यूज करेंगे इस वाटर टैंक को बनाने के लिए उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? बिल्कुल कम होनी चाहिए, पानी उसमें से बाहर थोड़े निकलना चाहिए। परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट मस्ट बी मिनिमम या लीस्ट, मस्ट बी लीस्ट, कम से कम हो सकती है जितनी भी उतनी रखेंगे, सो दैट, सो वी कैन यूज, या फिर सो वी यूज, क्या यूज करेंगे? लेस वाटर सीमेंट रेशियो। सो डायरेक्ट लिख लो, सो यूज लेस वाटर सीमेंट रेशियो, लेस वाटर सीमेंट रेशियो, W/C रेशियो को कम से कम रखेंगे, ठीक। W/C रेशियो मिनिमम रखेंगे यहाँ पे।
डन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग समझने की कोशिश करना। परमेबिलिटी जो कंक्रीट की होगी ना, वो जितनी कम होगी उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। क्या बेटर होगा? परमेबिलिटी कम होगी तो पानी का सीपेज जो होगा उससे बाहर निकलेगी कम। वाटर सीमेंट रेशियो को इसीलिए हमें कम रखना है, ठीक। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, सुनते जाइए साथ साथ में, ठीक। अब जो एग्रीगेट यूज करेंगे, ध्यान से समझना, दूसरा पॉइंट, अगर जो एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, ठीक, ध्यान से समझना, जो एग्रीगेट है आपके पास, एग्रीगेट यूज करेंगे तो एग्रीगेट कैसा होना चाहिए? जो उसके अंदर एग्रीगेट होगा, क्या वो पोरस होना चाहिए? पोरस एग्रीगेट मतलब जिसके अंदर पोर्स हो छोटे छोटे, जिसके अंदर छिद्र हो, पोर्स हो, ऐसा एग्रीगेट हम क्यों यूज करेंगे? तो पोरस एग्रीगेट नहीं होना चाहिए, इसका खास ख्याल रखना है। नो पोरस एग्रीगेट शुड बी यूज। यहाँ पे लिखिए नो पोरस शुड बी यूज्ड, पोरस एग्रीगेट का उपयोग हम नहीं करेंगे, ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है पानी को ही रोकने के लिए बन रहा है, लिक्विड को रिटेन करेगा। ध्यान से सुनो अभी पहले, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो लिक्विड को रिटेन करेगा। तो लिक्विड जहां पानी हमेशा अवेलेबल है उसको हम लोग सीवियर कंडीशन में रखेंगे, ठीक। नॉर्मल वाटर है तो इसको सीवियर, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर रिटेनिंग लिक्विड, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर रिटेनिंग लिक्विड, जो लिक्विड को रिटेन कर रहा है और उसके अलावा बाकी ऊपर का भी पार्ट, एंड इनक्लोजिंग जो भी बाहर का पार्ट है, एंड इनक्लोजिंग स्पेस अबव, इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? इसको सीवियर कैटेगरी में। शुड बी टेकन अंडर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, शुड बी टेकन अंडर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, ठीक। सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के अंतर्गत इसको हम रखेंगे। ये सबको पता होना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक्सपोजर कंडीशन पूछा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे, एक्सपोजर कंडीशन शुरुआत के ही लेक्चर्स में पढ़ाया गया है। जो 5 एक्सपोजर कंडीशन आपको पढ़ाए गए थे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, उसी में से सीवियर कंडीशन है, ठीक है। तो उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसने भी पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है वो पुराने लेक्चर्स को पहले देखें और फिर धीरे धीरे आगे के प्रोसेस में आए। कहीं से भी बीच में एंट्री मारोगे तो ये दिक्कत आएगी, ठीक है। आगे बढ़े, अगर हम आगे की समझें, चौथा पॉइंट, यहाँ पे एक सवाल बार बार पूछा गया है कुछ कुछ एग्जामिनेशन में, और यही सवाल पूछा गया जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ, कोडल प्रोविजन। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना लेते हैं ये आपसे पूछा जाता है। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट 400 केजी पर मीटर क्यूब का लेते हैं टू टेक केयर ऑफ श्रिंकेज इफेक्ट। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट
400 kg पर मीटर क्यूब, किसके लिए? टू टेक केयर ऑफ श्रिंकेज इफेक्ट। टू टेक केयर ऑफ श्रिंकेज इफेक्ट, ठीक। और कम से कम कितना लिया जाता है मिनिमम सीमेंट कंटेंट आरसीसी टैंक के लिए पूछा जाए आपसे तो? कम से कम, बिल्कुल मिनिमम इसमें याद रखना है 320, 100% करेक्ट बात है। यहाँ पे वो भी पॉइंट लिख लेंगे, ये भी पूछा जाता है, रेंज भी पूछी जाती है। मिनिमम कितना होगा 5वें नंबर पे लिख लो। मिनिमम सीमेंट कंटेंट इज 320 kg पर मीटर क्यूब फॉर आरसीसी वाटर टैंक। ठीक। ठीक है। और सीवियर के लिए तुम्हें पता ही है कि सीवियर कंडीशन है सर, तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होना चाहिए? सीसी के लिए M30 याद किया था। M30, M30 इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। देख लो, ये हम लोग कोडल प्रोविजन लिख रहे हैं, IS 3370 के इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस। ठीक है, नोट डाउन करिए। अगर मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो पूछा जाए? मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, अगर मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो की बात हो रही है तो यहाँ पे मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना लेंगे? 0.45 याद रखेंगे, 0.45। ठीक, वाटर सीमेंट रेशियो है 0.45 याद रखेंगे। और नॉमिनल कवर अगर पूछा जाए, मिनिमम नॉमिनल कवर, मिनिमम नॉमिनल कवर 45 mm, 45 mm। ठीक, तो दीज आर दी स्टैंडर्ड वैल्यू जो कि आपको याद रखना है। नोट डाउन करें। अलग अलग शेप है भाई, उस शेप के हिसाब से उसका नाम रखा गया है। जैसे सर्कुलर, सर्कुलर क्यों होता है? सर्कुलर लिखा ही है, नाम ही है उसका। ठीक। और इंच टैंक का जो शेप बनाया गया है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मोस्ट इफेक्टिव होता है लोड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वाटर को रिटेन करने के लिए। ठीक है, स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए, इसीलिए जनरली बनाया जाता है। अगला लिखिए मैक्सिमम अलाउेबल। और जनरली टैंक को ना रेक्टेंगुलर बनाया भी नहीं जाता है। जैसे विंड वगैरह का प्रेशर आता है ना, तो अगर रेक्टेंगल रहेगा तो उस पर विंड का प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा। सर्किल अगर सरफेस रहेगी उसकी, सिलेंड्रिकल रहेगा, तो उससे एयर जो होगा उस पर एयर की वजह से बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं आएगा, एयर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। अगला पॉइंट, मैक्सिमम अलाउेबल क्रैक विड्थ, ये भी पूछा जा सकता है एलएसएम डिजाइन में।
कौन सा पॉइंट था? 9वां पॉइंट। मैक्सिमम अलाउेबल क्रैक विड्थ इज 0.2 mm। जो क्रैक होगी, क्रैक की विड्थ सबसे ज्यादा कितना अलाउ होगा? 0.2 mm, इससे ज्यादा नहीं। किसके लिए? एलएसएम डिजाइनिंग में, इन एलएसएम डिजाइन, लिमिट स्टेट मेथड। ठीक, बिल्कुल करेक्ट। और नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो क्यूरिंग का पीरियड होता है वो कम से कम 14 दिन का होना चाहिए। क्यूरिंग शुड बी डन फॉर एटलीस्ट 14 डेज। 14 डेज के लिए यहाँ पे क्यूरिंग होनी चाहिए। ठीक। जब भी टैंक की फिलिंग होगी, पानी भरेंगे उसमें, फर्स्ट टाइम फिलिंग जब होगी तो उसमें फिलिंग के रेट को बहुत धीमे रखा जाता है, बहुत स्लो रखा जाता है पहली बार भरने के समय। ठीक। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इससे क्या होगा? क्रैक नहीं आएंगे। क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट कैन बी कंट्रोल्ड। क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्लो फिलिंग। अब ये स्लो फिलिंग कितनी होती है? स्लो फिलिंग होती है, 1 मीटर भरना है तो 24 घंटे में, 1 मीटर इन 24 आवर। 1 मीटर क्यूब इन 24 आवर। ठीक। यहाँ पे फर्स्ट टाइम फिलिंग के लिए यहाँ पे लिख लेना, फॉर फर्स्ट टाइम फिलिंग। और फर्स्ट टाइम फिलिंग। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी स्ट्रक्चर होंगे, कोई सा भी स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग एम्प्टी कंडीशन, मतलब जो लिक्विड को रिटेन कर रहा है उसको एम्प्टी कंडीशन और फिल कंडीशन दोनों के लिए डिजाइन करते हैं। ऑल द स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू रिटेन लिक्विड all the structure required to retain liquid should be designed for empty and full condition। एम्प्टी कंडीशन के लिए भी और फुल कंडीशन के लिए भी
डिजाइन किया जाएगा। ठीक, सभी स्ट्रक्चर को। सारे पॉइंट्स को एक बार समझेंगे, देखेंगे सभी लोग। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद कुछ कोडल वैल्यूज लिखेंगे हम लोग। यहाँ तक तो वो सारी सारी चीजें थी जो एक तरह से समझ लो कि थ्योरेटिकल पोर्शन था, जो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में लैंग्वेज की फॉर्म में पूछा जाता है। अब इसके बाद हम लोग ना कोडल वैल्यूज लिखेंगे जो आईएस कोड में स्पेसिफिक वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक, उसमें लिखिए परमिसिबल स्ट्रेस, हेडिंग लिखेंगे परमिसिबल स्ट्रेस। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन अगेन। परमिसिबल स्ट्रेस, अगर स्टील की बात की जाए, स्टील के लिए परमिसिबल स्ट्रेस कितनी दी गई। अब इसमें भी आप पूछोगे कि सर माइल्ड स्टील के लिए, और HYSD बार के लिए। तो अगर आपसे माइल्ड स्टील पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे इट इज व्हाट 115। 115 न्यूटन पर mm²। HYSD बार के लिए अगर पूछा जाए तो 130। ठीक, अगर कंक्रीट के लिए पूछा जाए, फॉर कंक्रीट, ज्यादा याद नहीं करना है, कंक्रीट में कुछ वैल्यू लिखवा दूंगा जो काम की है। अगर कंक्रीट की बात पूछी है तो इसमें ग्रेड M25 मान लो दिया है, M30 दिया हुआ है, इनकी बात कर लेते हैं। हालांकि M25 तो यूज ही नहीं होगा, M30 के लिए पूछा जाएगा। ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे M25 लिख लेना, M30। अब इसमें डायरेक्ट टेंशन में या बेंडिंग टेंशन में कुछ भी पूछा सकता है। डायरेक्ट टेंशन, दूसरा बेंडिंग टेंशन। ठीक, बिल्कुल करेक्ट। 1.3
डायरेक्ट टेंशन के लिए, और 1.8 बेंडिंग टेंशन के लिए, M35 के लिए, M25 के लिए। न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक। और उसी तरीके से M30 के लिए 1.5 एंड 2 याद रखेंगे, इसके लिए भी M1.5 एंड 2। दीज आर द इम्पोर्टेंट वैल्यू। ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अब इसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ थिकनेस इज मोर देन 200 mm, 200 mm से ज़्यादा थिकनेस हो जाए अगर, इफ थिकनेस इज मोर देन 200 mm, देन reinforcement is provided in two layer, one on each face। लिखिए, if thickness is more than 200 mm, अगर 200 mm से ज़्यादा थिक हो जाए, then reinforcement is provided in two layers, one on each face। अगर 200 mm से ज़्यादा मोटी हो जाएगी उसकी वॉल टैंक की, तो उसमें दो लेयर में रेनफोर्समेंट स्टील आगे वाले लेयर में भी और पीछे वाले लेयर में भी देंगे। ठीक। ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मिनिमम स्टील जो है कितना प्रोवाइड किया जाता है। स्टील एट सरफेस जोन इज 0.6564%, 0.64% माइल्ड स्टील के लिए, 0.64% फॉर माइल्ड स्टील, एंड 0.4% फॉर HYSD बार। ठीक। माइल्ड स्टील के लिए 0.64, HYSD बार के लिए 0.4%। ऐसे समझ लो कि यहाँ पे समझ लो कि जैसे ये टैंक था, टैंक की ये सरफेस थी, इसकी मोटाई की बात हो रही थी, 200 mm से ज़्यादा हो जाए तो रेनफोर्समेंट स्टील जो है इन दोनों लेयर में दिया जाएगा, बाहर वाले लेयर में, अंदर वाली दोनों लेयर में दिया जाएगा, दो लेयर में दिया जाएगा। ठीक, वही बताया था। अच्छा, आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस का नेचर कैसा होता है, टेंशन कंप्रेशन कैसा होता है, सब पढ़ा होगा ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस। बिल्कुल, वॉल इज सब्जेक्टेड टू हुप स्ट्रेस ओनली, वॉल पे हुप स्ट्रेस ही आएगा, पानी जो अंदर भरा जाएगा उसकी वजह से, जिसकी वजह से इसको हम डिजाइन करेंगे केवल एक्सियल टेंशन के लिए। ठीक है। सो
we can design only for axial tension। ठीक, एक्सियल टेंशन के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग। डन। सो गाइज, ये जितने भी पॉइंटर्स थे ना, इन सभी पॉइंटर्स से ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। अब आपके वाटर टैंक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा, जितना हमने लिखा है आईएस कोड में, और इसी पर्टिकुलर आईएस कोडल वैल्यूज से ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं मल्टीपल टाइम्स। और खास तौर पे जो वैल्यूज हमने लिखी हैं, ये जो वैल्यूज हमने लिखी है ना यहाँ पे, ये वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। दीज आर दी इंपॉर्टेंट वैल्यूज। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में। ये दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, बस इतना समझ लो कि जब भी आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, देखिए हॉन्चिंग वगैरह देखो, जब जैसे आपने देखा होगा ना कि किसी वॉल पे आप क्या करते हो कि अ, किसी टाइल को लगाना होता है, चिपकाना होता है, तो वॉल जो बहुत स्मूथ होती है उसको हम क्या करते हैं, उस वॉल को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तोड़ के छोटे 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 कट मार्क्स देते हैं, जिससे कि क्या हो सके, सीमेंट या एडहेसिव जो भी यूज कर रहे हैं उस पे पकड़ बना सके, ग्रिप बना सके। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं। और बेसिकली उसमें हम दो तीन स्टेप होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि पहले सरफेस जो भी है उसको हमने क्या किया, उस पे जो हैमर है, चिजल है, उससे हमने क्या किया, छोटे 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 निशान बनाए। उसके बाद उसको फिर क्लीन कर देते हैं, फिर उसके बाद उसमें पानी डाल देते हैं ताकि जो भी हमारा मटेरियल है उसके साथ अच्छे से बॉन्ड बना सके। और उसके बाद उस मटेरियल को हम लोग प्लेस करते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके डे टू डे लाइफ से हैं। यहाँ पे आपको जितना भी पॉइंट्स बताया, ये सारा का सारा पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट को, मैं बस इतना बोलूंगा, जब भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट्स में शामिल कर लो इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को। शॉर्ट नोट्स में अगर ये सब पॉइंट्स लिख लोगे, तो जब भी आप पढ़ोगे सब्जेक्ट्स को, तो आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। चीज़ों को रिवाइज करना आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ सर पढ़ा तो था एक बार एग्जामिनेशन से बहुत पहले, लेकिन एग्जामिनेशन में याद ही नहीं आया। याद ना आने का रीज़न एक ही होता है कि आप रिवीजन एग्जाम से पहले नहीं कर पाते हो। उसके लिए सीधा सीधा है कि इन सभी टर्म्स को, इन छोटे छोटे टर्म्स को आपको किस में रखना है, आपके शॉर्ट नोट्स में रख लेना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आज के लिए काफ़ी है। और ये आपकी फर्स्ट स्लाइड थी। ठीक, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। सब कुछ उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा गाइस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पोर्शन को, नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे।